हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ बीए 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स मेजर पेपर फर्स्ट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर्स हम किस तरीके से लिखेंगे, और साथ में ही बहुत सारे लगभग 56 के 60 अराउंड वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लास्ट तक बने रहिए, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि इस ईयर में कौन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और किसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी तक कोई भी वीडियो आसानी से पहुंच सके। और अगर इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप सभी का डेमोग्राफी सेकंड पेपर जो ऑप्शनल है डेमोग्राफी और एलिमेंट्री स्टैटिक्स जिनका भी है, तो एलिमेंट्री स्टैटिक्स और डेमोग्राफी के भी क्वेश्चन पेपर के आंसर्स की आएंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वह सब भी आपको बताया गया है। और प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल में। एलिमेंट्री स्टैटिक्स का अलग बना है, डेमोग्राफी का अलग बना है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का अलग बना है। तो आप सभी वहाँ प्लेलिस्ट में विजिट करिए और आप सभी को जो भी डाउट हो क्लियर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कीजिए, ठीक है। क्योंकि डेमोग्राफी और एलिमेंट्री स्टैटिक्स, कुछ लोगों ने एलिमेंट्री स्टैटिक्स लिया होगा, कुछ लोगों ने डेमोग्राफी, तो दोनों लोगों के लिए ही मेरे यह चैनल जो है यूज़फुल है। आप सभी जुड़ सकते हैं। और साथ में ही 6th सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बुक पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल आप सभी को कराए जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, आप सभी का ज़्यादा वक्त ना लेंगे। तो इस पेपर में आप सभी को टाइम जो है 2 घंटे दिए गए हैं और क्वेश्चन 75 है और सेक्शन जो है 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहला सेक्शन है, सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं जो आपको इस तरीके से यहाँ 1 2 3 करके दिए हैं, पांचों के पांचों दिए हैं, पांचों आपको करना है। तो पहला पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताइए। फिर दूसरा है पीगू कर को समझाइए। सी है मानव विकास सूचकांक पर टिप्पणी लिखिए। डी है गरीबी को परिभाषित कीजिए। और ई है नाफ्टा क्या है। तो नाफ्टा जो है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का एक हिस्सा है नाफ्टा। ऐसे ही करके आपको साफ्टा, सार्क, ये ब्रिक्स सम्मेलन, ये सब क्या है आप सभी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो लास्ट में आप सभी देखेंगे कि आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप सभी को 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 में से आपको 5 करने हैं और वर्ड लिमिट जो है 100 है। आप सभी 100 से भी ज़्यादा लिख सकते हैं अगर आपको सही एकदम अच्छे से क्लियरली आता है। और आप सभी को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सभी को क्या है पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग जो है, हेडिंग के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट बनेंगे उन बिंदुओं को, पॉइंट को अगर याद रखेंगे आप सभी तो आसानी से लिखने में आप सभी को आंसर जो लिखने में वो आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरे क्वेश्चन का या दूसरे सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन का एक ए दिया है, एक विकासशील राष्ट्र के विकास को परिभाषित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। तो फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री में क्या है ये आप सभी को बताने हैं। मैं इसी वीडियो लेक्चर में बताई हूँ। अभी फिलहाल पूरे सेक्शन को देख लेते हैं, फिर 1 2 3 करके हम एक एक करके आंसर देखेंगे। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए, तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए। फिर जीडीपी तथा जीएनपी में भेद कीजिए। और जीडीपी एंड जीएनपी आप सभी ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जीडीपी तथा जीएनपी क्या होता है आप सभी ने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी हुई थी। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी आई है। हम जो
अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, तीनों सेमेस्टर मतलब तीनों ईयर के सभी 6 सेमेस्टर के एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। कोई भी मतलब कि अगर कोई टॉपिक एक दूसरे से संबंधित है सभी सेमेस्टर में, तो उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है, सिलेबस है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ग्रोथ का मतलब है कि आर्थिक समृद्धि जो है उससे रिलेटेड है, तो आपको जीडीपी जीएनपी भी पढ़ना पड़ेगा, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी अब है गैर बाजार वस्तुओं के मूल्यांकन के तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो आप सभी ने गैर बाजार वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए क्या है, आप सभी को चैप्टर नंबर जो पर्यावरण वाला आपको है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। गैर बाजार वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए आपको चैप्टर नंबर 9 जो है वो पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरणीय मूल्यांकन को ही गैर बाजार वस्तुओं के मूल्यांकन के रूप में विधियां और उसका उपयोग बताया गया है, ठीक है। आप सभी को यूनिट 3 में मिलेगा। आगे देखते हैं। डी है गरीब के दुष्चक्र की व्याख्या कीजिए। गरीबी के दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है। फिर डी है संतुलित विकास की विशेषताओं को समझाइए। फिर एफ है स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र आप सभी चैप्टर 8 में पढ़ा होगा। जलवायु परिवर्तन के जो है उसी चैप्टर से आपको बताना है कि स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर, तो स्थानीय या वैश्विक दोनों स्तरों पे क्या है, एक जैसे ही जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ स्थानीय स्तर पे थोड़े छोटे स्तर होते हैं, और वैश्विक मतलब पूरे विश्व में, मतलब पूरे धरातल का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे जलवायु परिवर्तन कैसे क्या कब हो रहा है यह बताना पड़ता है। आगे देखते हैं। जी है लुईस द्वारा प्रतिपादित श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर एच है भुखमरी सूचकांक पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जो आप सभी के मॉडल्स हैं, जैसे रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं, हेरट तथा डोमर के वृद्धि मानदंड। हेरट तथा डोमर का इस बार जरूर हो सकता है कि आए, और नेल्सन का जो है दिया हुआ था पिछले साल भी। रोजेस्टिन रोदान का भी प्रबल प्रयास सिद्धांत आ सकता है, ठीक है। अब श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था का लुईस मॉडल जो है आप सभी अगर पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर है भुखमरी सूचकांक की टिप्पणी कीजिए। तो भुखमरी सूचकांक जो है मानव विकास सूचकांक पर भी आ सकता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक आएगा, या तो भुखमरी सूचकांक आ सकता है, या तो खुशहाली इंडेक्स आप सभी को पढ़ने को, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से 2 करने हैं। एक क्वेश्चन का आपको 400 वर्ड 400 वर्ड लिमिट है जो कि आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को 1 2 3 करके दिया है, ए बी करके। तो संपोषी या सतत विकास, संपोषी को ही सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। संपोषी कहो या सतत कहो या धारणीय कहो या सस्टेनेबल कहो, एक ही होगा, ठीक है। तो संपोषी विकास की अवधारणा को समझाते हुए वैश्विक स्तर पर इसके लिए किए गए प्रयासों का परीक्षण कीजिए। तो मैं सभी क्वेश्चंस के सभी आंसर जो है आगे अभी बताऊंगी फिलहाल इसी पीडीएफ में। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। आपको यह पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। तब भी है क्वेश्चन आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका को समझाइए। फिर सी है नेल्सन द्वारा दिए गए निम्न स्तर संतुलन पास सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि नेल्सन द्वारा जो भी सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को परिचय से लेकर उस सिद्धांत की महत्ता, उद्देश्य, उस सिद्धांत की अवधारणा वगैरह सब जो भी है विशेषताएं पूरा का पूरा लिखते हुए आलोचना भी करना होता है। तो पूरा नेल्सन द्वारा दिया गया सिद्धांत ही आपको पढ़ना है इसमें, तो आपको बताना है। फिर डी है भारत में पर्यावरण नीति पर एक निबंध लिखिए। तो भारत की पर्यावरण नीति आपको बतानी है, जो कि आपको यूनिट 4 में मिलेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे। अब आंसर्स देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर जो है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य आपको बताने थे। तो विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य जो निम्न प्रकार से यहाँ दिए हुए हैं। पहला, वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना। फिर है प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना।
तीसरा है विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। चौथा है पोषणीय अथवा सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। पांचवा है जीवन स्तर में वृद्धि करना। और छठा है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के मतलब क्वेश्चन सेक्शन ए के क्वेश्चन फर्स्ट के बी का आंसर पीगू कर। पिगियन कर क्या होता है, तो पीगू कर को देखते हैं। तो पीगू कर से आशय है कि पीगू कर वह कर है जो उन आर्थिक क्रियाओं पर लगाया जाता है जो ऋणात्मक बाध्यताओं का सृजन करती हैं। ऋणात्मक बाध्यताओं की उपस्थिति में निजी लागतों या लाभों के आधार पर निर्धारित बाजार कीमतें सामाजिक लागतों को ठीक से प्रतिबिंबित नहीं करती और इसके लिए निजी तथा सामाजिक लागतों या लाभों के बीच अंतर उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं इसी में फिर है पीगू कर का मुख्य उद्देश्य वस्तु की कीमत को सामाजिक सीमांत लागत के बराबर करना तथा संसाधनों की आवंटनात्मक कुशलता, आवंटनात्मक मतलब वितरणात्मक, ठीक है, एफिशिएंट एलोकेशन का निर्माण करना है। पीगू कर यही होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट के सी का आंसर मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो HDI क्या है, तो HDI मानव विकास का माप है। HDI क्या होता है, मानव विकास का एक माप है। यह किसी भी देश की मानव विकास के संदर्भ में 3 मूलभूत आयामों के क्षेत्र में उपलब्धियों की माप करता है। तो ये 3 मूलभूत आयाम क्या है, तो पहला है लंबा व स्वस्थ जीवन। स्वास्थ्य के बारे में आप सभी के लिए यह एक इंडेक्स तैयार करता है, मापन तैयार करता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र के लोगों को के स्वास्थ्य के बारे में उसकी जानकारी लेकर हम उस पूरे देश की जानकारी को देखते हैं कि हाँ इस देश का स्वास्थ्य स्तर कैसा है। दूसरा है ज्ञान की उपलब्धि। शिक्षा के क्षेत्र को देखते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में देश का कैसा स्तर है उस इंडेक्स के माध्यम से पता लगाया जाता है। आगे तीसरा है एक अच्छा जीवन स्तर। तो जीवन स्तर कैसा है देश का HDI इंडेक्स के जरिए ही पता लगाया जाता है। तो HDI इंडेक्स जो है वह आया कहाँ से, तो अन्य तथ्य के बारे में अगर हम देखें तो सन 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने सर्वमान्य माप के रूप में मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था तथा 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP HDI की गणना के लिए एक रिपोर्ट का मापदंड बताया या तैयार किया था, जिसके माध्यम से कोई भी देश अपने HDI मानव विकास सूचकांक की कल्पना या आकलन कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का D गरीबी, पॉवर्टी क्या है, तो गरीबी का आशय लोगों के निम्न जीवन स्तर से लगाया जाता है। फिर गरीबी से अर्थ है कि मानव की आधारभूत आवश्यकताओं या जीवन निर्वाह संबंधित मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सहायता, मकान व शिक्षा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। आगे देखेंगे इसी में कि गरीबी को 2 धारणाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, निरपेक्ष गरीबी व सापेक्ष गरीबी के रूप में। निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी है जो जीवन निर्वाह के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को हासिल न कर पाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन फर्स्ट का ई लास्ट है, जो कि आपको सेक्शन ए अब खत्म हो जाएगा। सेक्शन ए आपको इंपॉर्टेंट होता है, पूरा का पूरा करना होता है। तो नाफ्टा, अब पूछा है कि नाफ्टा क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट के ई का आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन क्या था, नाफ्टा क्या है। तो नाफ्टा क्या है, तो आप सभी को बताना है कि नाफ्टा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, जिसके माध्यम से देश क्या करता है, अपने व्यापार को आधार देता है। ठीक है, तो अब नाफ्टा जो है, नाफ्टा का पहले हम पूरा नाम देखेंगे, फुल फॉर्म देखेंगे कि नाफ्टा का फुल फॉर्म ही क्या होता है। तो नाफ्टा का है जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यही होता है नाफ्टा का फुल फॉर्म, उत्तर अमेरिका की मुक्त व्यापार समझौता। तो यह कब कैसे क्या हुआ, कब बना, तो यह 12 अगस्त 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य यूरोप आर्थिक समुदाय तथा जापान की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना था। इस समझौते के अंतर्गत उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया। यह समझौता उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार समझौता
के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, साफ्टा, सार्क, ब्रिक्स, आप सभी को पूरे के पूरे पढ़ने हैं क्योंकि इनमें से कोई भी एक जरूर पूछेगा, यह इंपॉर्टेंट है। नाफ्टा पूछा है तो हो सकता है इस बार आपसे सार्क पूछ दे कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या फिर ब्रिक्स सम्मेलन पूछ दे, या फिर आपको साफ्टा पूछ दे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आप सेक्शन बी चलेंगे। सेक्शन बी के क्वेश्चन 2 का एक का आंसर क्या है, तो आपको पूछा है कि एक विकासशील राष्ट्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है तो क्या है, तो निम्नलिखित कारक हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, दूसरा मानवीय संसाधन या श्रम हो सकता है, तीसरा पूंजी निर्माण हो सकता है। पूंजी निर्माण में जैसे भौतिक निर्माण और मानव पूंजी निर्माण। आगे देखेंगे हम, चौथा है तकनीकी प्रगति एवं नव परिवर्तन। फिर पांचवा देखेंगे उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। आगे फिर है छठा बाजार का आकार, साइज ऑफ मार्केट, बाजार का आकार कैसा होना चाहिए एक विकासशील देश को प्रभावित करने के लिए। फिर आगे है सातवां विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल की मदद होती है। ठीक है, आठवां अन्य कारक में जैसे सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आदि अन्य कारक में भी आते हैं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन 2 के बी का आंसर, जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर। तो डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, तो आप सभी ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी और जीएनपी के बारे में, और एनएनपी के बारे में भी आप सभी ने पढ़ा था। तो राष्ट्रीय आय के बारे में भी पढ़ा, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा लिखना जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर, डिफरेंस। तो हम देखते हैं आगे चलिए। जीडीपी तथा जीएनपी में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार से हैं। तो पहले हम जीएनपी को बताएंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आप सभी याद रखिएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पादन एक वक्र की अवधि में चालू उत्पादन के आधार पर बाजार मूल्य पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का माप ही क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है, जिसे मुद्रा में व्यक्त हम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो जीएनपी आ रहा है वो कहाँ से हमें आ रहा है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जो हमें जीएनपी मिल रहा है वो कहाँ से किस तरीके से मिल रहा है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी आय, यह इस फॉर्मूले का जरिए निकाल सकते हैं। या एक और दिया है कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस निर्यात का मूल्य या आयात का मूल्य, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जीएनपी निकालते हैं। या दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इंपोर्ट, यह इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, जहां पर एक्स या ई बराबर निर्यात की राशि और एम या आई बराबर आयात का मूल्य। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना और इंपोर्ट मतलब खरीदना या लेना। ठीक है, तो उसको आयात कहेंगे। आगे देखेंगे, एक आय समुच्चय के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद उस सकल आय के बराबर होता है जो चालू उत्पादन क्रियाओं द्वारा सृजित की जाती है। अंतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज इत्यादि के रूप में प्राप्त की गई आय होती है। आगे हम इसी में देखेंगे कि जीएनपी जो है, जीएनपी की गणना कैसे किस तरीके से की जाती है और किस लिए यह उचित है। आगे देखेंगे कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद गणना के मुख्य बिंदु हो सकते हैं। तो पहला है एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाया नहीं जा सकता है। दूसरा है जीएनपी में केवल चालू वक्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे कि तीसरा है जीएनपी में केवल अंतिम उत्पादन की गणना की जाती है और जीएनपी को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। फिर जीएनपी की गणना आधार वर्ष के आधार पर की जाती है। जीएनपी में हस्तांतरित भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता है, एग्जाम्पल जैसे बेरोजगारी, पेंशन, उपहार एटीसी। फिर है सातवां पॉइंट देखते हैं कि जीएनपी में निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं सेवाओं की गणना नहीं की जाती है। फिर है जीएनपी में गैर कानूनी ढंग से प्राप्त आय की गणना नहीं की जाती है, जैसे आय में कालाबाजारी, तस्करी, ब्लैक मनी ईटीसी की गणना नहीं की जाती है। आगे हम आएंगे, अब देखेंगे
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय की राशि को शामिल नहीं किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस माइनस शुद्ध विदेशी आय। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा। आगे हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी का क्वेश्चन क्या था कि गैर बाजार वस्तुओं के मूल्यांकन के तरीके क्या हैं, क्या क्या हैं। तो यहाँ पर निम्नवत तरीके दिए हुए हैं। तो गैर बाजार वस्तु जो होता है वो क्या होता है, तो नॉन मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है जो पारंपरिक बाजारों में नहीं बेची जाती है। ठीक है, तो एनएमवी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एनएमवी लिख सकते हैं का उपयोग अक्सर पर्यावरणीय संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि मूल्यांकन करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन के तरीके क्या हैं। तो पहले इन चीज़ों को हम देखेंगे, तभी हम आगे हम इसके मूल्यांकन की पद्धतियाँ देखेंगे। तो यहाँ एमवी में प्रयुक्त कुछ पद्धतियाँ निम्न हैं, जैसे लाभ हस्तांतरण विधि, विकल्प प्रयोग, पृथक विकल्प, ये सब क्या है पद्धतियाँ हैं। फिर हम यहाँ पर ये थोड़ा सा आप सभी जो है इसको ना इसके बाद लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं था तो हम इसी में एडजस्ट कर दिए। तो एनएमवी मूल्यांकन विधियाँ जो हैं यहाँ पर, तो मूल्यांकन विधियाँ पहला है 4 विधियाँ हैं। ये इन चारों के बारे में अगर आपको थोड़ा थोड़ा 2-3 पॉइंट लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप सभी खुद से बनाकर, क्योंकि आप सभी इन सब के बारे में जानते हैं। तो पहला मूल्यांकन विधि है कि गैर बाजार मूल्यांकन विधि में पहला विधि है भूमि व मृदा प्रदूषण का मूल्यांकन, दूसरा है जल प्रदूषण का मूल्यांकन, और तीसरा है वायु प्रदूषण का मूल्यांकन, और चौथा है वनों का मूल्यांकन। आपको ये जो गैर बाजार वस्तु मूल्यांकन है यह आपको पर्यावरणीय मूल्यांकन के रूप में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप सभी का आंसर जो है दोनों का सेम यही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी का आंसर, गरीबी के दुष्चक्र विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, दुष्चक्र बताइए। तो परिचय, पहले हम इसके परिचय को देखेंगे कि गरीबी के दुष्चक्र क्या होते हैं। तो अल्प विकसित या अर्ध विकसित देशों में जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि में कमी के साथ आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता के कारण जो गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है उसे ही गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। तो अब यह निर्धनता या गरीबी के दुष्चक्र की विशेषताएं पूछा था, तो यहाँ पे विशेषताएं यहाँ पे हम 1 2 3 करके लिख सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे, यह इस तरीके से आप एक गरीबी दुष्चक्र का जो है वक्र बना सकते हैं। सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे आपका पूंजी का अभाव होगा तो निम्न उत्पादकता होगी, निम्न वास्तविक आय होगी, निम्न बचत होगा, उसी से निम्न विनियोग होगा। ठीक है, इन्वेस्ट जो होगा वो कम होगा। फिर यह एक क्रम है जो कि इस तरीके से पहले इधर से आएगा। ठीक है, पूंजी का अभाव होगा, अर्धविकसित साधन होंगे, तो यहाँ पे निम्न उत्पादकता होगी, प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा, और जो इनकम होगी वो भी कम होगा, और जो सेविंग होगी वह भी जो है बचत जो है वो भी कम होगी। फिर उसके बाद हम इधर आएंगे तो बचत अगर कम होगी तो हम निवेश जो है इन्वेस्ट जो है वह भी बहुत कम करेंगे। तो यह प्रक्रिया क्या है, लगातार निरंतर चलती रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र। आगे हम देखेंगे कि गरीबी दुष्चक्र के कारण जो है तो निम्न का कारण है। फिर गरीबी दुष्चक्र का समाधान भी यहाँ पर हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ई का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ई है संतुलित विकास की विशेषताएं। तो संतुलित विकास की विशेषताएं, पहले हम संतुलित विकास होता क्या है उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रमुख विशेषताएं करके यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, या कुछ संतुलित विकास के कुछ पहलू हैं जो इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। फिर हम आएंगे एफ पर, स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो बुक में दिया था कंटेंट, उसी कंटेंट को उठाकर लाई हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी इसको शॉर्ट में
एक तरीके से अगर हेडिंग आपको याद है, हेडिंग के अंदर हेडिंग पॉइंट्स याद है, तो आप सभी इतने जो बीच के कहानी है ना, इतना लंबा लंबा पैराग्राफ, इसको आप सभी अपने से लिख सकते हैं। बस आपको हेडिंग याद होने चाहिए। तो इसके लिए मैं बुक के कंटेंट लाई हूँ ताकि आप सभी को एक अच्छा पॉइंट जो है मिल सके। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव में पहला है समुद्र स्तर में वृद्धि, दूसरा है कृषि प्रभाव, तीसरा है जल संसाधन पर प्रभाव, फिर उसके बाद देखेंगे चौथा है स्वास्थ्य पर प्रभाव, फिर पांचवा है पलायन, छठा है जल एवं वायु प्रदूषण, सातवां है अम्लीय वर्षा, और फिर लास्ट है आठवां ओजोन परत क्षरण, जो कि यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का कारण होता है। आगे देखते हैं। जी.एल. लुईस द्वारा प्रतिपादित श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो असीमित पूर्ति सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले हम लुईस मॉडल होता क्या है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी मान्यताओं को हम बताएंगे, इसकी मान्यताएं क्या है, ठीक। उसके बाद विकास प्रक्रिया में हम लुईस मॉडल को इस तरीके से समझाएंगे, ठीक है। संक्षेप में आप सभी इसको समझा सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ बनाकर, ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप सभी ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। लास्ट में आपको विकास प्रक्रिया का अंत भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि यह मॉडल जो है श्रम सिद्धांत का। नेक्स्ट है भूखमरी सूचकांक पर टिप्पणी लिखिए। तो भूखमरी सूचकांक पर टिप्पणी जो है, भू सूचकांक हम पहले बताएंगे कि भू सूचकांक होता क्या है। उसके बाद भू सूचकांक बताने के बाद फिर हम लिखेंगे कि वैश्विक भू सूचकांक या फिर इसके मापदंड क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसे आप सभी नोट कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन में से आपको 2 करने हैं, तो कोई भी आप 2 कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चारों क्वेश्चंस के आंसर्स बताई हूँ। इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, यही सेक्शन खत्म होने के बाद, ठीक है। तो आप चलते हैं। संपोषी विकास या सतत विकास या धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अवधारणा को समझाते हुए वैश्विक स्तर पर इसके लिए किए गए प्रयासों का परीक्षण कीजिए। तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि धारणीय विकास का या सतत विकास या संपोषी विकास की अवधारणा क्या है। पहले इसका परिचय आप देंगे, तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप सभी यहाँ परिचय दे सकते हैं, और जो बाकी चीज़ें दी हुई हैं इतने बड़े पैराग्राफ में, इसे ये समझने वाली चीज़ें हैं, आप सभी समझ सकते हैं, ठीक है। विकास की धारणीयता से अभिप्राय आप सभी लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे फिर विकास धारणीय विकास की विशेषताएं, यह लॉन्ग आंसर है, तो इसमें आप सभी को धारणीय विकास के बारे में हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। तो धारणीय विकास की विशेषताएं के साथ साथ धारणीय विकास के शर्तों को भी बताना है, फिर विकास के लक्ष्य को बताना है। लक्ष्य भी यहाँ पे 1 2 3 करके दिया है, देखिए बुक के कंटेंट में कितने अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद धारणीय विकास के उद्देश्य को बताएंगे हम, 1 2 3 करके हम उद्देश्य बता सकते हैं। फिर धारणीय विकास की कूटनीति क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर धारणीय विकास के संकेतक क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम समझेंगे कि धारणीय विकास हो रहा है। उसके बाद धारणीय विकास की माप किस तरीके से की जाती है, यह भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर धारणीय विकास की नीतियाँ क्या हैं, तो नीतियाँ में जैसे गरीबी दूर करना, सब्सिडी हटाना, ये वैश्विक स्तर पे जो नीतियाँ हैं वही धारणीय विकास की नीतियाँ हैं। धारणीय विकास की माप को देखने के बाद हम देखेंगे धारणीय विकास की नीतियाँ। नीतियों में पहला गरीबी दूर करना, दूसरा सब्सिडी हटाना, फिर तीसरा नियामक नीतियाँ, चौथा आर्थिक प्रोत्साहन, पांचवा संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट करना एवं बढ़ावा देना, छठा बाजार आधारित पद्धतियां, सातवां व्यापार नीति, आठवां सार्वजनिक सहभागिता, नौवां विश्व पर्यावरणीय प्रयासों में सहभागिता। आगे है नेक्स्ट बी, आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका को समझाइए। तो यहाँ पर बुक के कंटेंट के जरिए हम इस आर्थिक विकास की भूमिका को हम समझा सकते हैं, ठीक है। पहले परिचय देंगे, उसके बाद भूमिका को इस तरीके से अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव के जरिए हम इसे बता सकते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। नेंसल द्वारा दिए गए निम्न स्तर संतुलन पास सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले नेंसल का मॉडल क्या है इसका परिचय देंगे। ठीक है, क्या है कैसे, उसके बाद इस सिद्धांत को इस तरीके से ग्राफ के द्वारा यहाँ पर इसका विवरण देंगे। अब है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डी। भारत में पर्यावरण नीति पर निबंध लिखिए। तो निबंध इस तरीके से हम लिखेंगे, आपके बुक के कंटेंट में दिया था भारत के पर्यावरणीय नीति। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जो है आपका इसी के आधार पे इस बार भी आएगा। और अभी लास्ट में जो अभी इसी के बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखेंगे कि हर यूनिट से कैसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आप सबके एग्ज़ाम में। तो एक मॉडल ज़रूर आएगा। 3-4 मॉडल आपके सिलेबस में दिया था, तो एक मॉडल ज़रूर आएगा। उसके बाद एक विश्व व्यापार संगठन के बारे में एक जरूर पूछेगा, जैसे इस बार नाफ्टा पूछा था। तो अब इस बार आप सबके लिए नाफ्टा की जगह साफ्टा या सार्क या फिर ब्रिक्स पूछ सकता है। तो आप सभी ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ नोट्स दिए हुए थे भारत में पर्यावरण नीतियों के माध्यम से। तो हमने यहाँ पे कुछ नीतियाँ जो थी 1-2 करके देख लिया। तो जो है आप इसे संक्षेप में मतलब शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बनाना आप सबके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि शॉर्ट में हमें बनाना आता है। तो ये बुक का कंटेंट था, तो मैं इकट्ठा आप सबके लिए बता दी कि कैसे किस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भारत में प्रदूषण एवं पर्यावरण संबंधित अधिनियम एवं कानून कुछ बनाए गए थे। तो जो यहाँ पे ये अधिनियम और कानून है जो ये बहुत ही निम्नलिखित है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। ये आप सबको अधिनियम वगैरह याद रहने चाहिए। फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय क्या कहता है। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT भी पूछ सकता है आप सबसे। अब तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 मतलब यूनिट 1 से देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो भारतीय प्रदूषण नियंत्रण नीति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसी चैप्टर का जो है क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे पर्यावरण अवनमन से क्या अभिप्राय है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बताइए, ओजोन परत के क्षय के कारण बताइए, उन्मूलन डिफॉरेस्टेशन का कारण बताइए, या फिर डिफॉरेस्टेशन होता क्या है वो बताइए, प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे बताइए। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं आप सबको, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है धूम या कोहरा क्या है, ओजोन परत के क्षय के कारण क्या है उसको बताइए, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के 3 उपाय बताइए। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में दिया है कि पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए, या आर्थिक विकास पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है यह पूछ सकता है, या फिर पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए, फिर पर्यावरण क्षति के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में क्या संबंध है, फिर 5वां है पर्यावरण के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। आगे देखेंगे वन विनाश का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको के एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर पूंजी से क्या अभिप्राय है, पूंजी सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए, बाह्यताएं क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सार्वजनिक वस्तु की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, या सार्वजनिक वस्तु व निजी वस्तु के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, पूंजी से क्या अभिप्राय है, पूंजी को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऐसे इस तरीके से पूछ सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट में। आगे चलते हैं।
पेरेटो अनुकूलतम क्या है, पेरेटो सिद्धांत क्या है, यह पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाजार विफलता से क्या अभिप्राय है, पूछ सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सार्वजनिक वस्तुएं बाजार विफलता का कारण क्यों बनती हैं, यह आपके एग्जाम में एक पूछ लिया है कि गैर वस्तु बाजार वस्तुएं के तरीके बताइए, मूल्यांकन के तरीके बताइए, यह पूछ चुका है इसी चैप्टर से। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कि पीगू कर क्या है। तो पीगू कर क्या है आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे निस्तारित शुल्क को स्पष्ट कीजिए, या पीगू कर के दोष बताइए, व्यापार योग्य कोटा क्या है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, भारतीय प्रदूषण नियंत्रण नीति की विवेचना कीजिए, यह पूछ सकता है। या जैव विविधता क्या है, पूछ सकता है। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, पूछ सकता है। आगे, या फिर भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य को बताइए। पर्यावरण की वैश्विक समस्या पर प्रकाश डालिए, यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। शॉर्ट में आपको पूछ सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण में विकसित देशों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, भारत की जलवायु परिवर्तन नीति की समीक्षा कीजिए, यह पूछ सकता है आपके एग्जाम में। आगे नेक्स्ट है, हरित जलवायु निधि के बारे में बताइए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग क्या है, स्वच्छ भारत मिशन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, यह भी आपके एग्जाम में कुछ आ सकते हैं क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, पर्यावरण क्षति से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण क्षति के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, या फिर वन संरक्षण के उपाय बताइए, यह भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वन विनाश के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। आगे फिर है, लागत लाभ विश्लेषण से क्या समझते हैं, लागतें कितने प्रकार की होती हैं, लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग बताइए, सीमाएं बताइए, महत्व बताइए, यह सभी भी पूछ सकता है। और लॉन्ग आंसर टाइप में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। फिर धारणीय अथवा सतत विकास से क्या आप समझते हैं, फिर उसके बाद पूछ सकता है आपके एग्जाम में, धारणीय विकास प्राप्ति के उपाय को बताइए, धारणीय विकास पर एक निबंध लिखिए। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिर शॉर्ट वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सतत विकास का अर्थ बताइए, या विकास की शर्तें बताइए, या उसके उद्देश्य को बताइए। आगे नेक्स्ट देखते हैं, धारणीय विकास का डेली कार्यशील नियम क्या है, पूछ सकता है। फिर आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास की अवधारणा को समझाइए, यह पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इस तरीके से जो आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास की अवधारणा है, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है। आर्थिक विकास के अभिसूचकों की विवेचना कीजिए। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर बताइए, यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि आपका यह कोर्स का ही नाम है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इधर कि आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आर्थिक विकास के निधकों से क्या अभिप्राय पूछ सकता है, मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है, या भौतिक पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है। फिर उसके बाद गरीबी से क्या अभिप्राय है, निरपेक्ष गरीबी की माप कैसे की जाती है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी में अंतर बताइए। ठीक है, आगे यहाँ पे जो गरीबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप सबके एग्जाम के लिए। लारेंज वक्र क्या है, लारेंज वक्र क्या है, यह पूछ सकता है आपसे। लारेंज वक्र जो होता है वह गरीबी का दुष्चक्र ही जो है लारेंज वक्र के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, निर्धनता के दुष्चक्र को समझाइए, निर्धनता के दुष्चक्र की विशेषताएं बताइए। फिर मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, मानव विकास सूचकांक की सीमाएं बताइए, उद्देश्य बताइए। वैश्विक खुशहाली सूचकांक की अवधारणा बताइए। भूख सूचकांक की अवधारणा को समझाते हुए वैश्विक भूख सूचकांक की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालिए, यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर धारणीय विकास का अर्थ बताइए,
यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे आपका क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ सकता है। लुईस के विकास मॉडल की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, लुईस के असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इस बार भी हो सकता है कि आए, इस बार लुईस नहीं आएगा तो हेरड या डोमर का मॉडल आ सकता है। आप सभी हेरड और डोमर के मॉडल को भी ध्यान में रखिएगा। प्रबल प्रयास के सिद्धांत को बताइए। रोजेस्ट्रेन का जो प्रबल प्रयास सिद्धांत है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, इस तरीके से पूछ सकता है। फिर है नेल्सन के निम्न संतुलन पाथ सिद्धांत से क्या समझते हैं यह बताइए। एक नेल्सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। हर्षमैन द्वारा जो प्रस्तुत असंतुलित विकास की व्यूह रचना है उसकी व्याख्या कीजिए यहाँ पे। फिर संतुलित विकास का अर्थ, असंतुलित विकास का अर्थ समझाइए। संतुलित और असंतुलित विकास में जो है कि अंतर बताइए। संतुलित विकास की रोजेस्ट्रिन रोदान की व्याख्या कीजिए, यह भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए। फिर है आत्मस्फूर्ति की अवस्था को समझाइए। रोस्टो के मॉडल की आलोचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में आ सकते हैं इस तरीके